वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 21 में के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं एक्सप्रेस में आज क्या कुछ जानने लायक है। आज के पूरे डिस्कशन का क्या क्या पॉइंट है वो यहीं पर हम देख लेंगे। आपको आर्टिकल में अंत तक क्यों बने रहना चाहिए, ये डिस्कशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपको बता दें आज जिन आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला आर्टिकल जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ होगा। एक बहुत बड़ा बदलाव फिर से किया गया है। क्या है ये बदलाव, कितना फ़ायदेमंद है, इसकी हम बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म अभी तक जो भी हुए हैं वो किस तरीके से आगे जा रहे हैं, क्या स्टेप्स यूज़ किए गए हैं, उसको बहुत ही ब्रीफली देखने वाले हैं। और एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि अभी तक के सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं सरकार ने उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक होगा वुमेन के ऊपर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर वुमेन की समस्याओं को डिस्कस करते हुए इनफॉर्मल सेक्टर में इनकी क्या भूमिका है, क्या भागीदारी है और किस तरीके से इनके प्रोटेक्शन पर आज सवाल उठ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेंस के आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लास्ट डे के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एक क्वेश्चन पर आपको डाउट था उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज इन टॉपिक्स पर आपको जानकारी मिलने वाली है, एक लुक ले लें। इस सारे टॉपिक को आज पूरे डिस्कशन के दौरान हम समझेंगे। इसमें अगर आपको नहीं पता आर्टिकल 35A, आपको नहीं पता जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में, तो ये सारी जानकारी आज आपको इस आर्टिकल में मिलने वाली है। तो कौन कौन सा आर्टिकल है एक बार फिर देख लें। रिवार्ड द पीपल, ये जो कश्मीर के ऊपर लिखा गया है बहुत अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होगा रिलीफ एंड रिफॉर्म, इकोनॉमी पर बेस्ड, और तीसरा है वुमेन पर बेस्ड। तो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आज। तो आज आप लोग ये बताएंगे मुझे कौन कौन आंसर राइटिंग कर रहा है। कुछ लोग जो कमेंट बॉक्स में आंसर भेज रहे हैं, रियली अप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छा लग रहा है उनके आंसर्स को पढ़ करके, और कोशिश करें आप लोग। और बाकी लोग जो नहीं लिख रहे हैं प्लीज़ वो शुरू करें। आंसर राइटिंग मैंने कहा है बहुत ज़रूरी है। और ये 3 क्वेश्चन, इसको आपको कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे लिखना है, ये हम लास्ट में देखेंगे फिर से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डेली की तरह फॉर्म किए गए हैं। देखिए आज क्वेश्चंस किन किन टॉपिक पर है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल्म्स में। दूसरा सवाल होगा यूनियन टेरिटरी पर, क्यों आ सकता है, कई सारे कारण हैं इसके, इसको आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल है वुमेन और इंडियन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, एक अलग एस्पेक्ट को जब हम जानेंगे तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगला सवाल होगा जीडीपी जीवीए पर, और एक और क्वेश्चन है आर्टिकल 35A, ठीक है। पूछा जा सकता है, भले ही प्रेजेंट कानून कुछ भी हो, लेकिन अगर न्यूज़ में रहा है, बहुत अहम रहा होगा पहले पास्ट में, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रिवार्ड द पीपल, क्या कहा गया है। सबसे पहले आप इसको सिलेबस में एसोसिएट कर दें। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ जो ये न्यूज़ है जिस पर आर्टिकल लिखा गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। कितने लोगों ने मेंस का सिलेबस याद कर लिया है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सही सही बताइएगा। जिसको याद है वही बताइएगा कि हाँ मुझे याद है सिलेबस, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। इसका सब टॉपिक भी आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, उसके फीचर, अमेंडमेंट और उसके जो अदर प्रोविजंस हैं, वहाँ पर आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी जगह से, जैसे कि जीएस पेपर 3 से भी ये टॉपिक लिंक होगा। जो हमारा आज का मुद्दा है वो जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से जाकर के लिंक होगा, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा बैकग्राउंड पहले जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, बहुत बड़ा बदलाव भारतीय संविधान में, जिसकी कल्पना आज 70 सालों से की जा रही थी। और इसमें क्या बदलाव किया गया, इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को ला करके एक राज्य, जो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसको 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया। ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब इस पर बैकग्राउंड पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की। सवाल उठता है क्या आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है? नहीं, याद रखिएगा आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है। इसमें क्लॉज 1 को छोड़ करके बाकी जो क्लॉज थे वो इनएप्रोप्रिएट हो गए हैं, वो इनऑपरेटिव हो चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो आर्टिकल 335A था, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 35A, ये क्या कहता था। इस आर्टिकल के तहत ये प्रोविज़न था कि जो कश्मीर के सिटीजन हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन हैं,
उनका ही अधिकार है वहाँ की प्रॉपर्टी पर, सिर्फ वही वहाँ पर प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। स्टिल इसमें कई सारे ऐसे कानून थे जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थे वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ पर ऐसे लोग जो कई सालों से रह रहे थे, उनके पास भी कोई अधिकार नहीं था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बैकग्राउंड जो था इतना कहीं ना कहीं हॉस्टाइल होता जा रहा था वहीं पर रह रहे लोगों के लिए, और इन सबको देखते हुए इसको और बेहतर बनाने के लिए वहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं उनको देने के लिए कुछ बदलाव किए गए। अभी जो प्रोविज़न है 2019 का इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसमें आपको पहली बात याद रखनी है कि 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लेकिन जब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो याद रखिएगा जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है वो दोनों जगह पर फंक्शन करेगा। यूनियन टेरिटरी दोनों जो हैं यानी लद्दाख और JNK दोनों का हाई कोर्ट सेम होगा। इसके बाद जो JNK है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली की तरह। लेकिन लद्दाख में कोई असेंबली नहीं होगा, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, वहाँ पर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल होगा, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। आर्टिकल 239A ये भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और जिस अधिकार पर पुडुचेरी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को भी उसी तर्ज पर 239A के तहत आगे रन किया जाएगा। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं और कई बदलाव होंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ करके बाकी जो कानून हैं उस पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूनियन टेरिटरीज की लॉ को बना सकती है। इसमें दिल्ली एक्सेप्शन है, ध्यान देना है। पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए रूल लागू होगा कि जो पब्लिक ऑर्डर है या पुलिस है उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों पर कानून स्टेट लिस्ट में बना सकती है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट रिफॉर्म की। अभी जस्ट जो हुआ जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया है वो जुड़ा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 से। आपको बता दें कि एक गैजेट आया है अभी रिसेंट, और उस गैजेट में एक बदलाव किया गया। वो बदलाव है वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे पहले जब आर्टिकल 370 में जो स्पेशल लॉज थे, स्पेशल स्टेटस था, वो कहता था कि वहाँ के जो सिटीजन हैं, खास करके वहाँ पे जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए जॉब का अधिकार होगा, लैंड का अधिकार होगा। लेकिन अभी जो बदलाव किया गया है उसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बदलाव किया गया है कि वहाँ पर जो डोमिसाइल हैं, मतलब जो लोग 15 साल से वहाँ रहते आ रहे हैं, क्लास 10th क्लास 12th में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पढ़ाई की, यानी कि 7 ईयर की स्टडी उन्होंने वहाँ पर की है, तो ऐसे लोग या जो लोग बाहर रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स वहाँ से हैं, तो इन लोगों को एलिजिबल माना गया है डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल स्टेटस उनको दिया जाएगा, और साथ में जो रेसिडेंस हैं उसमें उनका भी अधिकार उनको दिया जाएगा। दे आर एलिजिबल टू बी डोमिसाइल। ये सारे बदलाव किए गए हैं, और उस बदलाव को लाने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये है कि ये जो डोमिसाइल होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, जिनके पास डोमिसाइल राइट होगा, उनको ही वहाँ पर जॉब्स दिए जाएंगे और लैंड का राइट होगा। तो अभी तक जो एक इनसिक्योरिटी थी वहाँ के लोगों के मन में, उसको ख़त्म करते हुए जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, उसको बढ़ाया गया है। तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल में क्या कुछ प्रोविजंस लाया गया है। नए गैजेट के नोटिफिकेशन में जो डोमिसाइल्स हैं उनको अधिकार दिए गए हैं। देखिए जो आर्टिकल 35 था, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 35A में जो प्रोविजंस था वो किस तरीके का प्रोविजन था, काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसके पास था वही वहाँ पर लैंड और जॉब का अधिकारी था। तो इससे क्या हुआ, इस PRC ने एक वेपन की तरह काम किया। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो इसको एक वेपन की तरह यूज़ कर रही थी, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास उनके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए थे उसको डिनाई कर दिया गया था। यानी आप सोच के चलो, अभी हम लोग आर्टिकल में देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से लोग फिर से अपने अधिकारों को पा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को इतने दिन से वंचित रखा जा रहा था, वहीं पर रह रहे लोग, वहीं पर काम कर रहे लोग, लेकिन उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, वो जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो बदलाव किया गया है रिसेंट ऑर्डर के थ्रू, इसमें इस डोमिसाइल स्टेटस को पहले तो एक्सटेंड किया गया है, दूसरा जिनके पास ये स्टेटस होगा उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। कौन कौन से लोग हैं जिनको ये राइट्स मिलेगा? रिफ्यूजी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान जो वहाँ पर रह रहे हैं, 1971 रिफ्यूजी फ्रॉम चाम रीजन, सफाई कर्मचारी, गुरखाज
एंड चिल्ड्रन बोर्न टू रेसिडेंस मदर एंड नॉन रेसिडेंस फादर। आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर किनको किनको अधिकार मिल रहा है कश्मीर में। रिफ्यूजी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं पीओके वाले रीजन से, जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जम्मू में आकर के रह रहे हैं इतने दिनों से, इवन पार्टीशन के दौरान से ही वहाँ पर रह रहे हैं, वो खास करके वो लोग जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसे राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो अब वो डोमिसाइल के लिए क्लेम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चम रीजन की, जो 1971 के रिफ्यूजी थे जो वहाँ पर गए थे, उनको भी कोई राइट्स नहीं दिया गया था अभी तक। सफाई कर्मचारी जो बाहर के राज्यों से, खास करके ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग जो इतने दिनों से वहाँ पर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, अलग अलग तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है वहाँ पे, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो उनको भी कोई राइट्स नहीं दिया गया था। गुरखाज यहाँ पर याद रखिएगा, इनकी बात हो रही है। कश्मीरी पंडित्स के चिल्ड्रन जिनका कि बॉर्न आउटसाइड द स्टेट हुआ है, लेकिन वो क्लेम कर सकते हैं डोमिसाइल के लिए, एज कैन चिल्ड्रन बॉर्न टू अ रेसिडेंट मदर एंड नॉन रेसिडेंट फादर। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो 35A था उसके दौरान क्या कहा गया था कि ऐसी महिलाएं या लड़की अगर बाहर के राज्य में किसी से शादी करती हैं जो जम्मू कश्मीर की हैं, तो उनको वहाँ के कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा प्रोविजन था ना, जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, जिसके खिलाफ आवाज़ उठ रही थी। अब यहाँ पर उसको इंक्लूड कर लिया गया है कि अगर रेसिडेंट मदर हैं, नॉन रेसिडेंट फादर हैं, तो भी जो चिल्ड्रन हैं वो क्लेम कर सकते हैं डोमिसाइल के लिए। ठीक है। पीपल फ्रॉम पीओके who had migrated to other part of the country and become domicile in those state। ठीक है, तो ये इन लोगों को अधिकार मिल रहा है, यानी कि आप मान के चलिए कि एक तरीके से रिफॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके अधिकार दिए जाएंगे। थोड़ा बैकग्राउंड पर चलते हैं। ऑल गवर्नमेंट जॉब टू बी रिजर्व फॉर डोमिसाइल्स। अब जो नई पॉलिसी है इसके दौरान जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको रिजर्व कर दिया जाएगा डोमिसाइल के लिए। और इसके पहले अगर हम सिचुएशन में जाके देखते हैं तो कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को हमेशा दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता था, एक पाकिस्तान के प्रिज्म से और दूसरा टेररिज्म के हिसाब से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पीस चाहते हैं, वो पीसफुल तरीके से जीना चाहते हैं, वो राइट्स चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टेररिस्ट के मरने पर आंसू बहाते हैं, लेकिन उनका क्या, जो पीस चाहते हैं वहाँ पर, उनके लिए जो अभी रिफॉर्म हो रहा है वो काफ़ी कमेंडेबल है और वो इस पीस को आगे चाहते हैं। देखिए वहाँ पर प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, अगर कुछ ऐसे यंग पीपल हैं, यंग जनरेशन है, अगर उनके मन में एंगर है तो उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि 1947 से, अगर यानी कि जब से एक बदलाव हुआ है, कश्मीर को भारत में मिलाया गया है, आपको याद होगा 1947 में जब महाराजा हरि सिंह का रूल था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह के बीच में। और तब से आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है या कश्मीर का डिस्प्यूट है वो चला आ रहा है। 1947 से ही वहाँ के लोगों को एक इनसिक्योरिटी है कि आगे पता नहीं क्या बदलाव हो, और शायद वो इतने सालों की जो इनसिक्योरिटी थी उसको कहीं ना कहीं अभी सेटल करने की कोशिश की गई इस नए बदलाव को ला करके, और आर्टिकल 370 को ख़त्म करके, जिसका इतने सालों से लोगों को इंतज़ार था। तो ये एक वहाँ के जो यूथ है, वहाँ के जो यंग जनरेशन है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने वाली बात है। और उनका फ्यूचर कई बार जब सिक्योर नहीं उनको नज़र आता था तो उनके मन में एक अग्रेशन और एक रिटेलिएशन पैदा होती थी। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको पीस देना, उनको वही सेम कंडीशन प्रोवाइड करना जो भारत के बाकी हिस्सों में लोगों को मिलता है आसानी से। कश्मीरी एंगल के तरफ से अगर देखें, अगर आप एक कश्मीरी हैं तो आपको क्या फील होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको यही लगेगा कि उस पूरे कश्मीर को आप वहाँ पर रहने वाले 12 मिलियन इनहैबिटेंट्स की नज़र से देखिए। उस कश्मीर को आप इसलिए मत देखिए कि वो एक डिस्प्यूटेड मुद्दा है और वो वहाँ पर टेररिज्म है, इन प्रिज्म से ना देख करके वहाँ पर रह रहे लोगों के हिसाब से देखना होगा। और कश्मीर को जिस तरीके से एक अहम पार्ट भारत का माना जाता है, वैसे ही वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके वेलबींग्स के लिए क्या कर सकते हैं, ये स्टेप्स लगातार लेने होंगे सरकार को। अगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, जैसे कि जकौल हैं, जकौल रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन
जब रोर करने की बात आती है, हॉल करने की बात आती है, तो वो एक साथ आवाज़ लगाते हैं। तो वही सेम कंडीशन आज हमें अराइज करनी होगी। जो कश्मीरी पीपल हैं वो पूरे एक भारतीय की तरह हम सब मिल कर के आगे हॉल करें, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का अपग्रेडेशन हो, अपलिफ्टमेंट हो, और वहाँ पर ये जो आज स्थिति पनप रही है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो, जो टेररिज्म बढ़ रहा है वो ख़त्म हो, और वो पूरा का पूरा रीजन काम हो जाए आगे चल करके। अंतिम अमेंडमेंट आर्टिकल 370 वही सेम चीज़ कहते हैं कि आज तक बहुत बार कोशिश की गई आर्टिकल 370 को अमेंड करने की। 1954 में जब आर्टिकल 370 को लाया गया था, और उसके बाद से कई बार ये कोशिश हुई कि इसको कुछ समय के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। नेहरू गवर्नमेंट ने भी उस समय में कहा था 1963 में कि कुछ एक मंथ के बाद ही इसको ख़त्म किया जाएगा और पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा भारत में। कोई ऐसा अलग संविधान, कोई ऐसा अलग फ्लैग नहीं होगा। तो ये इतने सालों की जो कोशिश थी कहीं ना कहीं आज जा कर के पूरी हुई है। दिल्ली एग्रीमेंट का भी जिक्र होता है। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था शेख अब्दुल्ला साहब और इंदिरा गांधी जी के बीच में, 1975 की बात है ये। और तब इंदिरा गांधी जी ने क्लियर कर दिया था कि हालांकि वहाँ पर जब शेख अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि आप जो जो फीचर्स हैं 370 के उसको रीस्टोर कर दीजिए दोबारा से, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे 54 के बाद। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्लॉक कैन नॉट बी टर्न बैक। एक बार जो बदलाव हो गया वो बदलाव हो गया। देखिए इसीलिए शेख अब्दुल्ला को कहाँ पर क्या क्या कहा जाता है आर्टिकल में ये भी लिखा, हालांकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इनको कश्मीर में कम्युनलिस्ट कहा जाता है, जम्मू में कम्युनिस्ट कहा जाता है, और जब ये नेशनल टीवी पर बात करते हैं तो इनको नेशनलिस्ट की तरह देखा जाता है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज तक बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स हो गई कश्मीर में, और अब बहुत हुआ। अब ज़रूरत है वहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको ख़त्म करने की, और शायद इसके लिए ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। और आज ये जो रिफॉर्म्स एक के बाद एक देखे जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा आगे चल करके। वहाँ के जो लोग हैं वो आज हमारे साथ हैं, यानी कि ये जो बदलाव है सरकार का उनके साथ हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि बाकी जगह पर बहुत सारे आवाज़ें उठी, बाकी जगह पर अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हुए, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक की जब बात उठाई गई कि यूएनएससी में इनके इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन आप देखिए जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई। कहीं ना कहीं वो भी एक बदलाव चाहते हैं। हालांकि अब अंत में ये कहा जा रहा है कंक्लूजन में कि जो कुछ खास स्टेप लिए गए इस पूरे बदलाव को लाने के लिए कश्मीर में, कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जो कुछ खास स्टेप लिए गए थे, 4G सर्विसेज को डिनाइल कर दिया गया था, उसको अब रीस्टोर करने की ज़रूरत है। और साथ में वहाँ के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनको अब अधिकार दिए जाने चाहिए कि अब वो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करें, और धीरे धीरे वहाँ की स्थिति को सामान्य बनाना बहुत ज़रूरी है और अब बनाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो फुल आप पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तब समझ पाएंगे जब वहाँ के लोगों को ये अधिकार मिलेगा कि वो स्टेट को रन करे। मतलब फिर से वहाँ की शक्तियाँ रीस्टोर होंगी, ठीक है, जो असेंबली है वो काम करने लग जाएगी और वहाँ के लोगों के द्वारा रूल किया जाएगा। तो उसको एक तरीके से पूरा फुल इंटीग्रेशन और फ्रीडम आप मान सकते हैं। आर्टिकल में कहा गया है, लेकिन इसके जो बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किया है वो ज़रूर याद रखिएगा। आपके सोच को बढ़ाने के लिए आर्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से आपको कुछ एक फैक्ट्स लेने होते हैं। ये जो आर्टिकल लिखा जाता है ये एक एडिटर का अपनी सोच होती है। आपको इससे कुछ फैक्ट्स लेने होते हैं जो आपको लगता है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो हम फैक्ट डिस्कस करते हैं, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में हमने बात किया, या फिर हमने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन की बात की, 1947 में हुआ था, किन के बीच में हुआ है। फिर हमने 1954 में जो बदलाव हुआ है आर्टिकल 370 की उसकी बात की, आर्टिकल 35A। ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अगर एग्जाम में आए तो आप भूलने ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है रिलीफ एंड रिफॉर्म। इकोनॉमी की बात करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ ऐड हो जाएगा ये, इंडियन इकोनॉमी, जीएस पेपर 3। अब तो आप लोग इसको आसानी से ऐड कर पा रहे होंगे, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना भी आर्टिकल हमने डिस्कस किया है उसको अपने दिमाग में एक बार रीस्टोर कर लीजिए, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। पहले एक बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ समझते भी हैं कि ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है। ऐसा नहीं है। इंसॉल्वेंसी एक इनिशियल स्टेज है। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस
जब वो व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट है वो अपने डेट को ना चुका पाए, पेमेंट ना कर पाए समय पर। जैसे आपने अपने दोस्त से उधार लिया, आपने बोला कि मैं आपको 10 दिन के बाद पे कर दूंगा, लेकिन आप 10 दिन के बाद पे नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन है। एकदम बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको कंपनी के टर्म में सोचेंगे तो थोड़ा आप इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, इंसॉल्वेंसी की हो गई। लेकिन इसके बाद जो सिचुएशन पहुंच जाते हैं, मतलब जब बहुत ही सीवियर हो जाए, अब बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं और किसी हालत में नहीं है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो वो स्थिति हो जाएगी बैंक करप्सी की। और जब स्थिति बैंक करप्सी की हो जाएगी तो वो लीगल प्रोसेस में तब्दील हो जाता है। और जब कोई कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तब वहाँ पर उनके प्रोटेक्शन और रिलीफ की डिमांड होती है और उसको बचाने की कोशिश की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ के रखिएगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में। अब हम मेन आर्टिकल पर चलते हैं। मैंने आपको कहा कि सारे फैक्ट्स जो अभी तक डिस्कस किए हैं हमने, कोरोना वायरस जब से आया है उसके बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसको अपने दिमाग में ले आइए। फिर हम आर्टिकल पर चलेंगे। ट्विन मंत्र, जब से वायरस आता है, ठीक है, तब से सरकार के ऊपर 2 चैलेंज आ जाता है। पहला तो ये कि इस क्राइसिस से कैसे बचा जाए। ये जो क्राइसिस थी ये ह्यूमन कॉस्ट पर आधारित थी, लोगों की जानें जा रही थी, लाइव्स को बचाना बहुत ज़रूरी था। तो पहला तो ये। दूसरा क्या, जब आप लाइव्स को बचा रहे हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज लाइवलीहुड का आ रहा है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छे से इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया और एक बोल्ड स्ट्रक्चर रिफॉर्म लेकर के आते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। आपको बता दें ये जो क्राइसिस है, ये एस्टिमेशन है कि कोरोना वायरस की वजह से जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस आया है वो 90s के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और इसको बहुत अच्छे से मैनेज करने का प्लान भारत सरकार ने उठाया है। क्या 4 मेजर स्टेप सरकार ने लिए हैं उस पर हम बात करते हैं। पहला फोकस कहाँ किया सरकार ने, फार्मर पर, एग्रीकल्चर पर। ये जो 2 की पॉइंट हैं, फूड सिक्योरिटी और फार्मर, सरकार ने सोचा कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ छूटने ना पाए, इन दोनों को कैसे सशक्त बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। और यहाँ पर इस क्राइसिस में भी आपको याद होगा कि फार्मर के लिए बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई थी ताकि जो हार्वेस्टिंग हो रहा है या प्रोक्योरमेंट हो रहा है रबी क्रॉप का वो हो सके, उसको परमिशन दिया गया था। और उसके बाद एक अच्छा खासा पैकेज 78,000 करोड़ रुपीस का लेकर के आते हैं ताकि परचेजिंग पावर बढ़ जाए फार्मर की, फार्मर के हाथ में इनकम जाए और उसका सीधा प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ने लग जाए। दूसरा पड़ाव आता है MSMEs। यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच जाते हैं बहुत सारी कंपनियां, उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। सरकार ने इमीडिएट स्टेप लिया, क्या, मोराटोरियम लगा दिया। अभी किसी को EMI पे नहीं करना, किसी को लोन पे नहीं करना 3 महीने तक। तो कुछ देर के लिए पहले सरकार ने लोगों को एक राहत दी, कंपनियों को राहत दी और फिर बाद में एक बड़ा सा पैकेज अनाउंस किया MSMEs के लिए। और उन्होंने कहा कि किसी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी कोलेट्रल के लोन प्रोवाइड करने का एक अच्छा खासा प्लान सरकार लेकर के आती है ताकि बिजनेस को फिर से रीशेड्यूल किया जा सके, बचाया जा सके। और ये बहुत ही अहम एक स्टेप मान सकते हैं जो कई सारे सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाएगा, इसमें हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, रिटेल सबका फ़ायदा होने वाला है। 90,000 करोड़ का क्रेडिट पैकेज लेकर के आती है डिस्कॉम के लिए, स्टेट डिस्कॉम के लिए। क्यों, ताकि अगर कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ जो हैं वो बैंकरप्सी की स्थिति में जा रही हैं तो उनको बचाया जा सके। ध्यान से देखिएगा, पहले MSMEs को बचाया गया, उसके बाद जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ थी उनको बचाया गया, फार्मर्स को बचाया गया और तीसरे नंबर पर आते हैं कौन, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट इकोसिस्टम, यानी कि इनको भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को कैसे लाया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, ये भी सरकार ने सोचा। और इससे कहाँ पर बदलाव किया, आपको याद आ गया होगा। कौन सा एक्ट है जो बदला गया इसके लिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं जिसमें कि फूड क्रॉप को बाहर कर दिया गया है। इससे सबको फ़ायदा होगा, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं यानी कि फार्मर हैं, उनका फ़ायदा होगा। APMC मंडीज़ में कुछ रिफॉर्म लाए गए हैं, वहाँ पर जाना अब उतना आवश्यक नहीं है। तो ये सारे बदलाव अभी जो ट्रेडर्स हैं इन सबको फ़ायदा पहुँचाएंगे और कहीं ना कहीं
ये जो लिबरल किया जा रहा है चीज़ों को, इसमें जो डिफेंस प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट है उसको भी फ़ायदा मिलेगा इस लिबरलाइजेशन से। एंड ग्रेटर स्पेस विल बी गिवन टू द प्राइवेट बिजनेस इन द सेक्टर्स। जब आप प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे चीज़ों का, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इससे एक इफ़िशियंसी आ जाएगी इकोनॉमी में, मार्केट में। चौथा बड़ा स्टेप क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बार ऐसे लोगों के लिए सोचा गया जिनका बहुत बड़ा फिजिकल फुटप्रिंट नहीं होता, लेकिन ये बहुत अहम होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हम इतने दिनों से बात कर रहे थे इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें आने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको सरकार ने इसमें 50 लाख फैमिलीज़ को 10,000 रुपये दिया है ताकि वो अपने काम को दोबारा शुरू कर सकें। अगर उनको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट वो मौका उनको मिलना चाहिए। और ऐसे 50 लाख फैमिलीज़ को गवर्नमेंट ने यहाँ पर मदद पहुँचाई है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, फॉरेन प्लेयर और डोमेस्टिक प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन किस तरीके से पूरे सेक्टर को इन्हांस करेगा और जो फाउंडेशन है उसको मजबूत बनाएगा। कई सारे मेजर्स जो लिए गए हैं वो इसलिए लिए गए हैं ताकि यहाँ पे दो एंगल से पहले आप सोचिए। जो पहला बदलाव है, यानी फर्स्ट तो फार्मर्स के लिए, दूसरा एमएसएमईज के लिए है। तो ये जो बदलाव लाया गया है ये कैसे हेल्प करेगा, तो ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा। कैसे? इंटरमीडिएट गुड्स के जरिए। अब इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और उससे जब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होने लग जाएगा। और ये कौन करेगा? जो एमएसएमईज हैं, जो वेंडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, ये काम करेंगे। और ये इनका बिजनेस रन होगा तो ऑटोमेटिकली जो बाकी इससे जुड़े हुए और शाखाएं हैं वो अपने आप आगे जाने लग जाएंगी। दूसरा एंगल है जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि कुछ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। किनको? कुछ महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, जिनको कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके बाद जन धन अकाउंट में महिलाओं को 20 करोड़ ऐसे फीमेल जनधन अकाउंट है जहाँ पर अमाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर ये जो टीडीएस और टीसीएस में छूट दिए गए हैं उससे लोगों के हाथ में डायरेक्ट इनकम आएगा तो वो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा। अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि ये जो बदलाव सरकार ला रही है क्यों? क्योंकि वो डिमांड क्रिएट करना चाहती है। डिमांड कब होगा? आप किसी चीज़ की डिमांड कब करेंगे? जब आपके पास पैसा होगा, राइट? आप अभी जैसे दुकानें खुल गई हैं, सब कुछ खुल गया है, बट आप बाहर जाके कुछ खरीद नहीं सकते बिकॉज आपके पास पैसे नहीं हैं। अचानक से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है और सारे स्टूडेंट के अकाउंट में 2,000 रुपये सरकार भेज देती है, तो आप फटाफट ये सोचेंगे कि यार इस 2,000 का मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खर्च करूँ। तो अल्टीमेटली ये जो काम हो रहा है डिमांड को बढ़ाने के लिए हो रहा है। और देखिए कैसे जब डायरेक्ट इनकम लोगों के हाथ में पहुंचेगा, मनरेगा में जो अभी रिसेंट एलोकेशन किया गया है उससे क्या होगा? उससे जॉब क्रिएट होंगे। ये सारे माइग्रेंट लेबर वगैरह घर जा रहे हैं अपने, इनको जब जॉब मिलेगी तो ये फिर से इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे, डिमांड क्रिएट होगा और इकोनॉमी रन करेगी। बिकॉज इट इज़ अ बेसिक रूल ऑफ द इकोनॉमी। और उसको समझते हुए, देखते हुए एक रिकवरी और आप एक स्ट्रक्चरल स्टेप गवर्नमेंट का है जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए। और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की तरह सरकार इसको यूज़ कर रही है। कंक्लूजन क्या है? स्टिमुलस इज मोर देन प्रॉमिस्ड। तो इनका कहना है कि प्रॉमिस तो 20 ट्रिलियन का किया गया था, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो उससे ज़्यादा है। जितना जितना बोला था सरकार ने उससे ज़्यादा स्पेंड कर रही है। 10% ऑफ द जीडीपी पूरा पैकेज लेकर के आई है गवर्नमेंट, जिससे कि पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जा रहा है। एक बोल्ड स्टेप है गवर्नमेंट का ये। और बहुत अच्छे से इस पूरे आर्टिकल को लिखा गया है। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास, आप नोट्स कहीं भी बनाते हैं वहाँ पे लिखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, ठीक है? टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डेली पीडीएफ को वहाँ पर अपलोड किया जाता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। द सेफ्टी नेट शी नीड्स। यह आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वुमेन पर ऐसे आ जाए, अगर वुमेन पर क्वेश्चन आ जाए, एथिक्स में क्वेश्चन आ जाए, सोसाइटी में क्वेश्चन आ जाए, तो इस पूरे आर्टिकल से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है? पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ केयर। डू यू नो अबाउट इट? प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? जब शुरुआती दौर में थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, जब आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर से, जैसे बुखार उखार आ गया, तो वो प्राइमरी में चला जाता है। फिर सेकेंडरी में जब थोड़ा सा और हाई लेवल पर जाते हैं, टेस्ट वगैरह के लिए आपको भेजा जाता है, तो वो सेकेंडरी में चला गया।
और जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट हो जाए तो वो टर्शरी चला जाता है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन जो बहुत ही सीवियर हो, बहुत बड़ी बीमारी हो। तो टर्शरी हेल्थ केयर में कौन कौन सी बीमारी है उसकी भी पूरी लिस्ट है, और इसी पर सरकार लेकर के आई है आयुष्मान भारत स्कीम। आपको याद होगा अभी तक वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा पैकेज, हेल्थ पैकेज माना जाता है। इसी में हम बात करेंगे पीएम जय के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर आपको इसके फैक्ट्स याद हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। इस योजना के तहत सरकार एक बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आई है, जिसमें कि 10 करोड़ फैमिली इससे फ़ायदा बेनिफिटेड होने वाली है, और 50 करोड़ इंडिविजुअल, याद रखिएगा 10 करोड़ फैमिली 50 करोड़ इंडिविजुअल्स में इंक्लूड हैं, और उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा किसी भी बड़ी बीमारी कि अगर वो शिकार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा और जो भी चीज़ें हैं वो सरकार के द्वारा दी जाएंगी। बेनिफिशरीज में कौन है? जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं SECC सेंसस के तहत, याद रखिएगा। तो इस पर ही बात होनी है कि महिलाएं जो खुद में इतनी वल्नरेबल हैं, मान लीजिए अगर वो नहीं आती हैं किसी कैटेगरी में, तो क्या उनको हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? तो ऐसी किसी बातों को जानने के लिए हमें आर्टिकल पर चलना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन देख लेंगे कि इस आर्टिकल को जब समझेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखने के लायक हो जाएंगे। डिस्कस द ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट याद है ना, कहाँ पर है सिलेबस में, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? What measures do you suggest to ensure socio-economic security for women in informal sector? आइए देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में किन की चीज़ों की आवश्यकता है, कैसे हेल्प किया जा सकता है वुमेन का। और GS पेपर 1 से एसोसिएट कर देंगे इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन से, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्का सा हाईलाइट दे रही हूँ कि 2002 वाला जो पॉलिसी था उसको रिप्लेस करके 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है। इसमें बहुत अच्छा इसको बनाने की कोशिश की गई, पहली बार बहुत सारे सेक्टर को ऐड किया गया, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, एथिक्स। जैसे आपके सिलेबस में एथिक्स को ऐड कर दिया गया यूपीएससी में, वैसे ही हेल्थ पॉलिसी में भी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफोर्डेबिलिटी, यूनिवर्सिटैलिटी, ये सारी चीज़ों को इनमें इंक्लूड किया गया, और इसी के आधार पर पॉलिसी को बनाने की कोशिश की गई। पूरे जीडीपी का 2.5% हेल्थ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इसकी कोशिश लगातार जारी है और उसको और बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो ये बेसिक फैक्ट्स आप अच्छे से एक बार देख लेंगे जिनको नहीं पता पॉलिसी के बारे में। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी है गुजरात की, और वहाँ पर आयशा बेन एक वर्कर होती हैं जो कि गारमेंट वर्कर होती हैं। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब होती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं। उस समय में उनके पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज़ वो खुद तो गारमेंट वर्कर होती हैं। उनके जो सन है उनके बारे में भी लिखा गया है कि वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कुछ इनकम उनका नहीं होता है, लेकिन वो जैसे जैसे अपनी माँ को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, उसी समय उनको पता चलता है कि उनकी माँ का इंश्योरेंस कवर है। कहाँ पर? सेवा इंश्योरेंस कोऑपरेटिव में। याद रखिए जो आर्टिकल लिखा गया है वो इनके हेड के द्वारा लिखा गया है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आर्टिकल को इन्होंने लिखा है कि वहाँ से इनका जो इंश्योरेंस होता है वो उनको मदद पहुँचाते हैं 5,000 रुपये का, और फिर वो ठीक हो पाती हैं, ठीक है। तो ये कहानी इसलिए आपको बताई गई क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, जिनको ये मालूम ही नहीं कि कोई ऐसा अभी हेल्थ कवर उनको मिलना चाहिए या वो इंश्योरेंस करवा लें, ठीक है। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसमें आप देखिए 90% जो भारत की जनसंख्या है वो लोग कौन हैं? वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में हैं, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और उसमें भी वुमेन जो कि और ज़्यादा वल्नरेबल है। आप सोच करके देखिए, पहले तो वुमेन इनफॉर्मल इकोनॉमी में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, पुअर हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा एडवांटेजेस कंडीशन को नहीं मिलता, ऑब्वियसली हमेशा इनइक्वलिटी की कंडीशन में वो रहती ही हैं। तो ऐसे में वुमेन के ऊपर जब इतने सारे सिचुएशन हैं और इतनी वल्नरेबल हैं वो, और जब उनके कंट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं तो इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको सोशल प्रोटेक्शन कैसे मिलना चाहिए? आज तक जो इतनी सफ़र कर रही हैं, इनफॉर्मल हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रही हैं, माइग्रेंट वर्कर की तरह हैं, तो उनको कैसे सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसकी आज से नहीं बल्कि बहुत पुरानी डिमांड चली आ रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा की ये बात करते हैं कि ये या फिर अदर जो यूनियंस हैं वो हमेशा इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, खास करके वुमेन, उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, उनके लिए एक रिलीफ पैकेज आना चाहिए।
व्हाट इज़ नीडेड, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पर कई सारे अभी तक रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, या फिर हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट है, जिसमें कि इन महिलाओं को सिक्योर करने की बात कही गई है, उनको हेल्थ प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। तो आज जब ये पेंडेमिक आया है तो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, एक के बाद एक चीज़ें खुलती जा रही हैं। क्या हम किसी और पेंडेमिक का इस्तेमाल आने का इंतज़ार करेंगे कि कोई और पेंडेमिक आएगा, फिर हम जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, या जो वुमेन है उनके बारे में सोचेंगे? क्यों ना हम आज एक ऐसा आर्किटेक्चर क्रिएट करें जो इनको हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो। अब आप पेंडेमिक की बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लीजिए कि आखिर इस पेंडेमिक में कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेट है? आंसर आएगा कौन? केरला, या फिर ऐसे राज्य जो बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को आगे लेकर के गए थे पहले, इस एपिडेमिक के पहले। आप देखिए केरला में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। हमने डिस्कस किया था कि सोशल इंडिसेस वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, अवेयर हैं लोग। सबसे बड़ी बात कि वहाँ का जो पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेहतरीन है। और इसी का एग्जाम्पल है केरला, गोवा, सिक्किम, इन सारे राज्यों ने अपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और कोविड-19 के चैलेंज को कर्व करने में सबसे ज़्यादा सफल रहे। वेयर टू इन्वेस्ट इन हाउ मच, कहा जा रहा है कि ये जो हम जीडीपी का खर्चा कर रहे हैं 2.5 से 3% तक हेल्थ में, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है और किधर इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप बात इन महिलाओं की करते हैं जो वल्नरेबल हैं, सबसे पहले जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कहता है कि इन महिलाओं को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज़ हैं उससे उनको बचाना होगा, और उसके लिए एक प्रॉपर साउंड स्कीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्कीम तो है आपके पास, लेकिन क्या उसमें सब लोग इंक्लूड हो रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब फुल डे चाइल्ड केयर, अब यहाँ पे कुछ सुझाव दे रहे हैं कि क्या क्या परेशानी आती है। अगर आप महिलाओं की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड केयर की। देखिए कई सारे सर्वे में ये देखा गया कि इवन एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो टोबैको वर्कर्स हैं जो काम करती हैं, वहाँ पे ये पता चला कि जब वहाँ पर फुल डे क्रेच स्कीम को लागू किया गया तो 70% जो ओल्डर सिबलिंग्स थे, यानी कि जो बड़े भाई बहन हैं, वो स्कूल तक जा पाए, और वो पहली बार जा रहे थे। कनेक्ट कीजिएगा पूरे सिस्टम को, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं, मान लीजिए उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगी, पहले तो उनको अपने बच्चे को देख रेख करने के लिए घर में रुकना पड़ेगा, या अगर उनका कोई बड़ा बच्चा है या बड़ी बेटी है तो वो उस बच्चे का ख्याल रखेगी। अब वो जो उनकी बड़ी बेटी है वो स्कूल नहीं जा पाएगी, तो स्पेशली गर्ल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है फूड का, फैमिली का, बच्चे का। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं, चाइल्ड केयर एक पूरा क्रेज फुल डे के लिए क्रिएट कर देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगी अपनी फैमिली में, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव इनके द्वारा दिया गया, और ये सुझाव और भी जगह से दिया गया है। अभी जो DDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके द्वारा कहा गया कि कन्वर्ट दीज इनटू द सेंटर्स फॉर ओवरऑल द चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। मतलब जो क्रच बनाया जाए वो पूरी तरीके से एक ऐसा हो जहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें बच्चों को दी जानी चाहिए, और लोकल लेवल पर इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ मॉडल्स का भी इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि सेवा या अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे चाइल्ड केयर कोऑपरेटिव्स हैं जो कि इसके लिए काम करते हैं, वो प्रॉपर मॉडल इंश्योर करते हैं किस तरीके का मॉडल होना चाहिए। एक मोबाइल क्रेच भी आता है, मोबाइल क्रेच को भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बच्चे को वहाँ पर अच्छे से रखा जा सके। काफ़ी लो कॉस्ट में हाई क्वालिटीज़ केयर प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो ये बेसिकली ऑप्शंस बता रहे हैं कि जब आप चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, सरकार को कहा जा रहा है, तो आप किन किन सेवाओं का यूज़ कर सकते हैं, किन किन अथॉरिटीज़ को आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफ इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है सारे लोगों के लिए। दिक्कत क्या है, अगर आप PMJ की भी बात करते हैं तो उसमें सारे लोग नहीं इंक्लूड होते, सारी महिलाएं उसमें नहीं हैं, जो लोग उस सेंसस में नहीं आती हैं, जो लोग BPL के नीचे नहीं हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, लोग बाहर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं। तो अब जब सब लोग इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम फेस करेंगे और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो सरकार उनको प्रोवाइड कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, हम वुमन की बात कर रहे हैं, वुमन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के सारी चीज़ें, लाइफ है, एक्सीडेंट होता है या एसेट, क्रॉप, कैटल, जितनी चीज़ें हैं उन सभी का इंश्योरेंस
प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ के लिए, और इन सब के लिए एक सिंगल विंडो होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी स्कीम्स लेकर के आते हैं उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ का चाहते हैं तो। IRDA का एक इनिशिएटिव है, रिसेंटली लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें कि इन्होंने डेवलप किया है इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है IRDA, और रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब पेंशन स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सोशल सिक्योरिटी के तर्ज पर। जो महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं उनको पेंशन सुविधा दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ को शामिल किया जा सकता है, अदर कोऑपरेटिव्स को शामिल किया जा सकता है, ताकि इनको ये हेल्प प्रोवाइड किया जा सके। हम इसका बहुत इंतज़ार नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक और पेंडेमिक आएगा फिर इनके लिए सोचा जाएगा, जो लूप होल्स हैं फिर हम उसको कवर करेंगे। इसको हमें आज ही ठीक करने की ज़रूरत है, और देयर इज़ अ नीड ऑफ टू मेक अ टास्क फोर्स। एक टास्क फोर्स बनाया जाए, इसमें जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर पंचायती राज के मेंबर्स हैं, NGOs हैं, साथ ही जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सभी को मिला करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जा सकता है, जहाँ पर टास्क फोर्स बनाए जा सकते हैं। और इसके पहले कई सारे रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का भी कई सारा रिकमेंडेशन है, जो ये कहता है कि क्या बेसिक फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ होनी चाहिए, उसको एक बार रिव्यू करना होगा, और उन सारे प्लान्स को जो कमिटी या कमीशंस ने बनाए हैं उनको रिव्यू करके रिविजिट करके इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इफ़ वी वांट कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हों। अगर हम सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं तो वी नीड टू हेल्प देम। मेंस का आंसर का क्वेश्चन है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ध्यान से पढ़िए। पहला सवाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, दूसरा सवाल आर्टिकल 370 और अभी रिसेंट किए गए बदलाव के ऊपर है, उसको आपको देखना है, और तीसरा है इकॉनमी पर बेस्ड डिमांड एंड सप्लाई की हमने बात की कि सरकार के जो भी स्टेप्स हैं वो इसी डिमांड एंड सप्लाई चेन को फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं, और आपको इसको लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 3 स्टेटमेंट गिवन है, देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। बताना है सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गिवन है, इस सिंगल हाई कोर्ट इज वर्किंग फॉर बोथ JNK एज वेल एज लद्दाख। आपको याद आ रहा होगा हमने डिस्कस किया है, सेपरेट फ्लैग अभी भी एग्जिस्ट करेगा JNK का, तो सोच करके बताइएगा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी पर, और UT पर क्वेश्चन है कि ये डायरेक्टली गवर्नड होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। सोचिए कि सही है गलत है। एक करंट का यहाँ पर स्टेटमेंट है कि दादर नागर हवेली एंड पुडुचेरी को मर्ज कर दिया गया है। सही आंसर बताना है। वुमेन एंड इंडियन इंडस्ट्री थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आपको इसको सॉल्व करना है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज्ड रिसेंटली। अब इसको सोचिए कि सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, recent amendment in maternity benefit act provides security to women in Indian industry। चौथा सवाल, GDP and GVA gross domestic product and gross value added, पता है ना क्या होता है? नहीं पता तो कल पता चल जाएगा, लेकिन आंसर ज़रूर कीजिएगा इसका। इट इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और GVA है इंक्लूड्स नेट डायरेक्ट टैक्स ड्यूरिंग कैलकुलेशन। पांचवा सवाल आर्टिकल 35A पर है, इसका सही आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कल का आंसर देख लेते हैं। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व के 4 ऑप्शंस गिवन थे, सारे बिल्कुल सही हैं। डी जिसने आंसर लगाया था उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दूसरा स्टेटमेंट, इसका आंसर है C, इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसने इसको गेस किया था उसके लिए भी थैंक यू एंड गुड। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसका आंसर बताइए। अगर इसने किसी ने भी इसका आंसर D किया था तो बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मोर डेवलप्ड स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी सारे राज्य अपने आप को डेवलप बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। C इसका सही आंसर होगा, राइट। चौथा सवाल था डेप्रिसिएशन पर, पता है ना क्या होता है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन अगर पता है कि क्या होता है, अब अगर आपको पता चल गया कि $1 में जहाँ पहले 70 रुपये थे और अब 75 रुपये हो गए, तो क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट, बी इज़ द राइट आंसर। इम्पोर्ट नहीं बढ़ सकता, बिकॉज आप जब सामान खरीदेंगे तो उसको इम्पोर्ट कहा जाएगा, और आपको कोई सामान महंगा पड़ेगा तो आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल, ग्रीन रेवोल्यूशन, दोनों ही गलत है। अगर कोई कंफ्यूज हो गया था तो बैड, और अगर कोई कंफ्यूज नहीं हुआ था सही आंसर बताया तो वेरी गुड। इसका आंसर है D, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट या फिर वेजिटेबल से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वीट प्रोडक्शन से है जो किया गया था, और उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक डाउट है उसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया था उस दिन बोरोइंग वाला, राइट। उसका आंसर वहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लिखा गया था, उसमें बोरोइंग नहीं बल्कि प्राइमरी डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट में जो इंटरेस्ट माइनस होता है वही प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं था, या नन ऑफ द अबव भी माना जा सकता है। तो वो जो डाउट है आप लोग का बिल्कुल सही है, उसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।